दोस्तों, आज से एक नई स्टोरी और एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो चैनल है इसका नाम है, हैंडल है इसका विवेक अवस्थी स्टोरीज। क्योंकि वो जो मेन चैनल था उसमें बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि जंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालो, व्लॉग्स डालो, और बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि स्टोरीज डालो। कन्फ्यूजन चलता रहता है, जब स्टोरीज डालता हूं तो लोग बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, वीडियो डालता हूं तो लोग बोलते हैं कि स्टोरीज क्यों नहीं डाल रहे। आज से मैंने ये नया चैनल बना दिया है, वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, और जो बुक का नरेशन है वो इसी पर आएगा। केवल एक स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है वहां पे, क्योंकि उसकी प्लेलिस्ट वहां पे है विवेक अवस्थी चैनल पे, जो प्रतिशोध टाइगर का चल रहा है, बस वो वहां पे कंप्लीट करूंगा। अब उसके बाद जो भी स्टोरी आएगी वो इसी चैनल पे आएगी। तो ये मरविन स्मिथ जी की बुक है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इन द जंगल। स्टोरी का टाइटल है पीर बक्स द मस्त एलिफेंट। तो इस चैनल पे दोस्तों पूरी बुक की सीरीज ना करके मैं स्टोरीज की सीरीज करूंगा, क्योंकि बुक की सीरीज में बहुत लंबी प्लेलिस्ट बन जाती है। अगर स्टोरी की करूंगा तो 2 या 3 एपिसोड में स्टोरी खत्म हो जाएगी, प्लेलिस्ट उसके भी रहेगी, क्योंकि एक एपिसोड में खत्म करने से बहुत लंबी स्टोरी बन जाती है और सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एक बार में देख पाए। तो टारगेट ये रहेगा कि 20 से 25 मिनट का एक एपिसोड हो, उसमें 3 एपिसोड बन जाए, 4 बन जाए, जिस हिसाब से स्टोरी होगी उस हिसाब से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज श्री गणेश करते हैं पहली स्टोरी इस चैनल पे, पीर बक्स। तो दोस्तों, पीर बक्स मद्रास कमिश्नरेट में सबसे बड़ा हाथी था, सबसे ऊंचा हाथी था। उसकी शोल्डर्स की ऊंचाई थी 9.6 इंचेस, और जो बैकबोन, जो उसका सबसे ऊंचा स्थान था शरीर का, वो था 10 फीट से ऊपर। पीर बक्स के जो दांत थे, यानी कि टस्क, वो 3.5 फीट के थे, और वो अपने किनारों पर थोड़ा ऊपर को उठे हुए थे और थोड़ा बाहर को निकले हुए थे। सूंड जबरदस्त थी, बहुत ही मजबूत थी, और उसकी खाल यानी कि स्किन बड़ी ही मुलायम थी, वेलवेट की तरह से थी, और उस हाथी को देख के लगता था कि ये हाई क्लास हाथी है। उसके पैर सीधे और मजबूत थे, और लगता था कि ये हाथी फुर्सत में बनाया गया है। और पीर बक्स इतना शांत स्वभाव का हाथी था कि एक बच्चा भी महावत की जगह अगर बैठ जाता तो पीर बक्स उसके कहने पे चल पड़ता। इतना सुंदर, इतना मजबूत हाथी था कि मार्केट में अगर 15,000 रुपए की बोली लगाई जाती तो कोई भी उसे खरीद लेता। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कोई भी हिंदू उसे खरीदने वाला नहीं था, और उसका कारण था पीर बक्स की पूंछ 2 हिस्सों में चिरी हुई थी, यानी कि बाइफरकेटेड थी। और कहानियों के हिसाब से, लोकोक्तियों के हिसाब से, या बड़े बूढ़ों के कहने के हिसाब से यह माना जाता था कि इसकी पूंछ चिरी हुई है, यानी कि एक दिन यह इंसान की जान लेगा। जब उसको खेदा से पकड़ा गया था तो जिन लोगों ने, जिन अंग्रेज अधिकारियों ने उसे पकड़ा था, उन्हें लगा था कि यह हाथी बहुत महंगा बिकेगा। लेकिन जब उसकी बोली लगाई जाने लगी तो एक भी इंसान ने उसकी बोली नहीं लगाई, क्योंकि उसकी पूंछ चिरी हुई थी, 2 हिस्सों में विभाजित थी। हालांकि वो हाथी, अगर उसके दांत की बोली लगाई जाती तो उस टाइम पर केवल दांत 1,000 रुपए से ऊपर थे। अब जब जब कोई खरीदार आता था, उसको चारों तरफ से घूम के देखता था और उसे उसकी चिरी हुई पूंछ दिख जाती थी और कोई बोली लगती ही नहीं थी। तब सबके समझ में आ गया कि यह हाथी बिकने वाला नहीं है, इसको सरकारी काम में ही लगाना पड़ेगा। अब जब वो सरकारी ड्यूटी में लग गया तो सभी डिपार्टमेंट वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास आ गया था एक ताकत का खजाना। जब भी कोई तोप या इस तरह की चीज कीचड़ में फंस जाती थी तो पीर बख्श को बुलाया जाता था। वो अपनी जबरदस्त ताकत और मजबूत सिर से एक धक्के में उसे बाहर कर देता था। किसी भी गाड़ी के पहिए कितना ही क्यों ना धंस जाए कीचड़ में, या कोई भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना हो, तो पीर बख्श अपनी पीठ में लाद के चला जाता था। कोई गाड़ी फंस जाती थी, धक्का देके निकाल देता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत खुश था, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे यहां से वहां ले जाता था,
और बहुत ही आज्ञाकारी हाथी था। साल के अगर 1 महीने को छोड़ दिया जाए, जब मेल हाथी मस्त पीरियड में होता है, यानी कि उसके आंख और कान के बीच से एक फ्लूइड बहने लगता है जिससे बहुत ज्यादा बदबू आती है, उस टाइम को छोड़ दिया जाए तो पीरबक्स बहुत ही आज्ञाकारी था, बहुत ही सरल स्वभाव का हाथी था। अब कमिश्नरेट के जो सार्जेंट थे वो मुस्कुराते थे लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग बोलते थे कि इसकी पूंछ चिरी हुई है, ये एक दिन इंसान को मारेगा। वो बोलते थे कब मारेगा, ये देखो इसका 2 साल का रजिस्टर, कितने सारे इसने काम कर दिए, आज तक तो इसने कोई इंसान मारा नहीं। और वो बोलते थे कि अभी इस हाथी को, महावत तो छोड़ो, महावत के बेटे को बैठा के भेज दो, जंगल चला जाएगा, अपने लिए चारा लेकर आ जाएगा, ये आदमी क्या मारेगा, ये तो एक मक्खी भी नहीं मारेगा। लेकिन पीरबक्स को अभी एक कहानी बनानी थी, एक इतिहास बनाना था, और पीरबक्स का नाम बनने वाला था एक बुरा सपना। एक दिन फजुल, जो कि उसका महावत था, आसाम गया हुआ था, वहां पर नहीं था, और पीरबक्स का चल रहा था मस्त पीरियड। वो पीरियड जब हाथी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उसे बड़े ही संभाल के रखना होता है। नया महावत संभालने की कोशिश कर रहा था, पीरबक्स ने थोड़ा गुस्सा दिखाया और महावत ने भी अपना गुस्सा दिखाया। जोरदार अंकुश मार दिया पीरबक्स के सिर पर, और वो अंकुश मारना था कि पीरबक्स आपे से बाहर हो गया। उसने उस महावत के पैर पर पैर रखा और अपनी सूंड से उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। अब पीरबक्स ने अपनी चेन तोड़ दी और निकल पड़ा विनाश की शुरुआत करने के लिए। उसने पालतू जानवर मारे, सरकारी फैक्ट्री तोड़ी, एक जूते का कारखाना तोड़ दिया और बहुत सारा नुकसान किया। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। सड़कों पर उसने गाड़ियां पलट दी, कॉफी की जो रेहड़ियां थी वो पलट दी, सबका सामान बिखेर दिया सड़क पर। अब जब कॉफी की रेहड़ियां पलटी तो जो उनके मालिक थे उनको भी मार डाला। खेतों में घुसने लगा, फसल का नुकसान करने लगा, और फसल के किनारे जो मचान थे उन मचान को उखाड़ देता, टुकड़ों में बदल देता, और जो आदमी आसपास नजर आता उनके भी टुकड़े कर देता। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, पीरबक्स उन टुकड़ों को खाता था। यानी पीरबक्स मैन किलर नहीं था, मैन ईटर बन चुका था। यह मान्यता है कि जब हाथी किसी टाइगर के ऑपरेशन में जाता है और टाइगर मार दिया जाता है तो महावत उस टाइगर के खून में गुड़ मिला के हाथी को खिलाते हैं, ताकि हाथी के मन में टाइगर का डर ना आए। और कई बार जब हाथी मस्त पीरियड में आते हैं और वो उस दौरान आदमी को मार देते हैं, तो आदमी को मारने के दौरान कुछ खून उनके मुंह में चला जाता है और उन्हें उस टाइगर के खून की याद आ जाती है जो उन्हें गुड़ में मिला के दिया जाता था। तो कई बार ऐसा होता है कि हाथी आदमी को मारने के दौरान उसका कुछ मांस भी खा लेते हैं। अब सवाल ये उठता था कि पीरबक्स मस्त था कि पागल था। जितने महावत पीरबक्स को जानते थे उनका कहना था यह सिर्फ मस्त है, पागल नहीं हुआ है। लेकिन यूरोपियन लोग मस्त पीरियड और पागल को एक जैसा ही समझते थे, हालांकि ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। असलियत ये होती है कि जो मस्त पीरियड होता है हर हाथी, हर मेल हाथी में आता है, साल में 2-3 महीने रहता है, टाइम अलग अलग हो सकता है, जनरली मार्च अप्रैल के आसपास आता है, और उस टाइम पर हाथी की कंडीशन को आप एक डियर की कंडीशन से समझ सकते हैं, जब मेल डियर रटिंग पीरियड में होता है। और जैसे ही यह स्टेज खत्म होती है हाथी नॉर्मल हो जाता है। जनरली महावत उसका जो फ्लूइड बाहर आ रहा होता है कान और आंख के बीच से, उसे दिन में 2-3 बार साफ करते हैं। और जिस टाइम पर हाथी मस्त पीरियड में होता है उसका मेन महावत ही उसके पास जा सकता है। पीरबक्स के केस में भी मेन महावत छुट्टी पर था और उसके बाद महावत उसे पानी में ले जाता है, कुछ घंटों के लिए पानी में खड़ा करता है, तो वो मस्त पीरियड निकल जाता है और हाथी को ज्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर इन बातों का ख्याल ना रखा जाए तो हाथी
कुछ वैसा ही खतरनाक बन जाता है जैसा बन गया था पीर बख्श। मस्त हाथी को हमेशा चेन से बांध के रखना होता है, और अगर मस्त हाथी ऐसे में खुल के बाहर निकल जाए और बाहर जाके कुछ ज्यादा नुकसान कर दे तो उसके बाद उस हाथी को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हाथी पागल हो जाए तो उसको मारना ही एक इलाज बचता है, क्योंकि जो हाथी पागल हो गया वो वापस ठीक नहीं होता है। और जनरली हाथी पागल होते हैं सन स्ट्रोक की वजह से। हाथी जिस तरह से ईश्वर ने बनाए हैं वो घने जंगल में रहने के आदी होते हैं। वो दिन भर घने जंगल में रहते हैं, शाम को पानी पीने आते हैं और उसके बाद सुबह जाके फिर जंगल में एंजॉय करते हैं। बहुत कम पीरियड होता है जब वो खुली धूप के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। सर्दी के दिन में हाथी आपको बाहर मिल जाएंगे क्योंकि धूप तेज नहीं होती। सन स्ट्रोक आता है गर्मियों के मौसम में जब धूप बहुत तेज होती है। अब क्योंकि पीर बख्श प्रॉपर्टी था मद्रास कमिश्नरेट की, तो उनसे परमिशन मांगी गई कि पीर बख्श को मारने की परमिशन दी जाए, क्योंकि वो वायनाड, मैसूर, कुर्ग यहां पर सब कुछ तबाह कर रहा था। लेकिन मद्रास कमिश्नरेट ने कहा कि यह बहुत ही कीमती हाथी है, उनके बहुत काम का है, तो इसे मारना ठीक नहीं है। इसको पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए पालतू और कुमकी हाथियों के द्वारा। अब कोयंबटूर से बहुत सारे ट्रेंड हाथी मंगाए गए। बहुत कोशिश की गई पीर बख्श को पकड़ने की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। उसके अगले पांव बहुत बड़े थे, तो वो बहुत आगे तक झुक सकता था। तो जितने भी कुमकी हाथी उसे टक्कर मारने की कोशिश करते थे, पीर बख्श की टक्कर सबसे ज्यादा खतरनाक थी, सब पर भारी पड़ती थी। और जब पीर बख्श लड़ने पर आता था तो बड़े से बड़ा ताकतवर हाथी उसके आगे टिक नहीं पाता था। और ऐसे ही नहीं टिक पाया जंग बहादुर, जो कि महाराजा ऑफ मैसूर का नामी हाथी था, जिसकी ताकत के किस्से चारों तरफ थे। लेकिन जब उसका मुकाबला हुआ पीर बख्श से तो पीर बख्श भारी पड़ गया। अब पीर बख्श का इतना आतंक था कि सारा ट्रैफिक रुक गया, होसूर से कुर्ग के बीच में और मैसूर से मनन तोडी के बीच में। अब 2 महीने हो चुके थे जब से पीर बख्श फरार था। इस दौरान वो 14 आदमियों को मार चुका था, 2 गांव पूरे तबाह कर दिए थे, और बाकी जो नुकसान किया था उसका कोई अंदाजा ही नहीं। लेकिन अब पीर बख्श का बुरा टाइम आ गया था। उसने कलेक्टर के कैंप को उजाड़ दिया वायनाड फ्रंटियर में, और जो रखवाला था, चौकीदार था, उसे मार दिया। तत्काल पीर बख्श को मारने के आदेश जारी हो गए और एक इनाम जारी कर दिया कि जो भी पीर बख्श को मारेगा उसे मिलेगा मोटा इनाम। अब बेंगलोर से बहुत सारी पार्टीज निकल पड़ी कि पीर बख्श को मारेंगे तो इनाम मिलेगा और नाम भी होगा। लेकिन वो पीर बख्श था, उन्हें दिखा ही नहीं। एक दिन पीर बख्श जहां वारदात करता था उससे 20-25 मील दूर निकल जाता था अगले दिन। और पीर बख्श कभी अंग्रेजों को नहीं मारता था, वो हिंदुस्तानियों को ढूंढता था। छिप के खड़ा हो जाता था, इंतजार करता था कि गाड़ियां आए और वो कब उन पर हमला करे। अगर पीर बख्श को लगता था कि ये गाड़ियां अंग्रेजों की है तो वो झाड़ियों में या पेड़ के पीछे छिपा ही रहता था, बाहर आता ही नहीं था। और जब उसे लगता था कि देसी आदमी है, अचानक से निकलता था, जोर से चिंगाड़ता था, सामने वाले की हिम्मत पस्त हो जाती थी, गाड़ी पलट देता था, और जो आदमी गाड़ी के नीचे गिरता था उसको एक पैर पकड़ के पूरा चीर देता था। अब स्मिथ अपने 4-5 साथियों के साथ डाक बंगले में रुके हुए थे। वो आए थे शिकार करने के लिए, और तब उन्हें मिली खबर पीर बख्श के बारे में। ये लोग शिकार पर गए तो थे, लेकिन इनकी ट्रिप में इन्होंने कुछ खास शिकार किया नहीं था। कुछ बर्ड्स मिली थी, कुछ हिरण मिले थे। अब जब स्मिथ और उनके साथियों को ये खबर मिली कि इस हाथी के ऊपर इनाम है, हालांकि ये हाथी मारने आए नहीं थे और हाथी मारने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो उनकी गोलियों का भंडार था उसमें हैवी मेटल थी, यानी वो गोलियां थी जिनसे हाथी को मारा जा सकता है।
तो इन्होंने सोचा क्यों ना मुलाकात की जाए पीर बख्श से। तो स्मिथ और उनकी टीम चल पड़ी पीर बख्श से मुलाकात के लिए, और इन्हें यह भी मालूम था कि इस जंगल में और भी बहुत सारा शिकार मौजूद है। तो इन्होंने अपना कैंप शिफ्ट कर दिया डाक बंगले से करकन कोटी की तरफ। अब जो ट्रैवलर्स बंगलो वहां पर था वो सेकंड क्लास का बंगलो था, उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। और जो केयर टेकर थे वहां से जा चुके थे, क्योंकि वो हाथी 2 बार वहां पर आ चुका था। आउट हाउस उसने गिरा दिया था इस उम्मीद में कि इसके अंदर उसे आदमी मिल जाएगा। पूरा गांव खाली था, कुछ करुम्बास थे और गांव का पटेल था। और इन लोगों ने भी ऊंचे पेड़ों पर अपने मचान बनाए थे। रात के टाइम ये अपनी झोपड़ियों में नहीं सोते थे पेड़ के ऊपर। क्या पता कब पीर बख्श आ जाए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।